आज जो चीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपके पास नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिएशंस। तो रेडिएशंस हम कहते हैं फॉर्म ऑफ एनर्जी को। जैसे कि सूरज की जो रोशनी है उसकी जो शुआएं हैं वो आप तक जमीन पर पहुंच पा रही हैं, तो ये असल में फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो इनको हम रेडिएशंस कहते हैं। तो इसी तरह आपके पास एलिमेंट दैट हैज अनस्टेबल न्यूक्लियाई इमिट रेडिएशंस। जैसे कि आपके पास एक यूरेनियम का न्यूक्लियस है जिसमें आपके पास यहाँ पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मौजूद हैं। तो ये जो यूरेनियम का न्यूक्लियस है ये असल में एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई है। तो ये जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई है ये क्या करता है, ये रेडिएशंस को इमिट करता है, यानी कि खारिज करता है या निकालता है ताकि ये स्टेबल हो सके। तो वो जो रेडिएशंस निकालेगा यूरेनियम का न्यूक्लियस या कोई और एलिमेंट, जब वो अनस्टेबल होगा वो असल में फॉर्म ऑफ एनर्जी होगी। तो ये जो रेडिएशंस हैं आपके पास, ये रेडिएशंस आपके पास तीन तरह की होती हैं, जिसमें एक अल्फा रेडिएशन है, जबकि दूसरी जो है वो बीटा रेडिएशन है, जबकि जो थर्ड रेडिएशन है वो आपके पास गामा रेडिएशन है। तो आज हमने इन रेडिएशंस की प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड करना है और उनकी नेचर यानी कि उनकी फितरत के बारे में जानना है। तो हम ये जो डिफरेंट रेडिएशंस हैं अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशंस, इनकी जो फितरत है वो ये है कि आप मैसेज की बुनियाद पर या ऑन द बेसिस ऑफ मैथ जिसको कह रहा हूं मैं, कि इसकी बुनियाद पर आप अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशन को दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। जिसमें से सबसे पहली रेडिएशन है आपके पास, उसको हम कहते हैं पार्टिकुलेट रेडिएशन, जबकि तो ये जो अल्फा और बीटा रेडिएशन है आपके पास ये असल में फॉल करती हैं पार्टिकुलेट रेडिएशन के अंदर, जबकि जो गामा रेडिएशन है ये असल में कहलाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो जो पार्टिकुलेट रेडिएशन है इसका मतलब यहाँ पर ये है कि ये आपके पास अल्फा और बीटा जो है इनके पास मैसेज हैं, जबकि ये जो गामा रेडिएशन है इनके पास कोई मैस नहीं है, तो इस वजह से ये कहलाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो यूं मैस की बुनियाद पर आप इन तीन रेडिएशंस को पार्टिकुलेट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बुनियाद पर फर्क कर सकते हैं। तो जो सूरज से रोशनी आपके पास आ रही होती है वो असल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। अब हम एक टेबल लेकर आते हैं जिसमें अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशन को डिस्कस करते हैं कि किस किस चीज से मिलकर बनी हुई है और इनका चार्ज क्या है। फिर इससे जुड़ी हुई हम इनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी जो कि आयनाइजेशन पावर और पेनिट्रेशन पावर है, सबसे पहले उनको डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आपके पास ये टेबल आपकी आंखों के सामने आ चुका है, जिसमें आपके पास यहाँ पर लेफ्ट कॉलम में पार्टिकल लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पर सिंबल्स, यहाँ पर कंपोजिशन और यहाँ पर चार्ज। तो जो पार्टिकल्स हैं वो आपके पास अभी अल्फा, बीटा और गामा है, यानी कि यहाँ पर जो रेडिएशन एमिट हो रही है वो अल्फा, बीटा और गामा है, जिनके सिंबल्स अल्फा के लिए ये वाला साइन है, बीटा के लिए ये, जबकि गामा के लिए ये। अब जो अल्फा पार्टिकल्स हैं इसको असल में हम डबली आयनाइज्ड हीलियम भी कहते हैं, कि यानी कि अगर आप हीलियम में से दो इलेक्ट्रॉन्स निकाल दें तो वो जो पार्टिकल बनता है वो आपके पास अल्फा पार्टिकल बनता है। तो अब जो हीलियम है उसमें से जब दो इलेक्ट्रॉन्स आपने निकाल दिए तो उसके बाद सिर्फ बचते हैं न्यूक्लियस के अंदर दो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसका मतलब है अल्फा पार्टिकल में दो प्रोटॉन होंगे और दो न्यूट्रॉन होंगे। तो इसके ऊपर जो चार्ज अल्फा पार्टिकल के ऊपर वो +2 है, वो इस वजह से क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन निकाले हुए हैं आपने। तो जब भी एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन हीलियम से निकले हुए हैं, इस वजह से अल्फा पार्टिकल बना है, तो जो चार्ज है वो इस पे +2 है। जबकि जो बीटा पार्टिकल्स हैं ये असल में आपके पास इस सिंबल से रिप्रेजेंट होते हैं और ये हम इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स भी कोई आम इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि इनको हम स्पेसिफिकली कहते हैं फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1। जबकि जो गामा रेडिएशन है आपके पास उन वो असल में हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैं, तो ये जो है ना इनकी कोई कंपोजिशन नहीं होती। अभी ये जो गामा रेडिएशन है ये असल में हम इनको ये कहते हैं कि इनका जो मैस है वो 0 होता है, इस वजह से इनको मैसलेस रेडिएशन भी कहा जाता है। और ये इसके साथ साथ 0 चार्ज होने की वजह से इनको आप न्यूट्रल रेडिएशन भी कहते हैं। तो अब अगर आप कंपोजिशन को देखें तो आपके पास जो अल्फा पार्टिकल्स हैं इनका मैस सबसे ज्यादा है, तो फिर यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि जो मैस ऑफ अल्फा पार्टिकल्स है वो ग्रेटर है किससे, मैस ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन से, यानी कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स के मैस से ज्यादा है। और उसके बाद जो गामा रेडिएशंस हैं इनका तो मैस ही नहीं होता, तो फिर मैं खाली यहाँ पर m गामा लिख रहा हूँ, लेकिन ये m गामा असल में है 0।
अल्फा पार्टिकल का मास क्यों ज्यादा है? क्योंकि इसके अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। तो 2 प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन का जो मास है वो ज्यादा है एक इलेक्ट्रॉन के मास की बनिस्बतन। इसी तरह चार्ज की बुनियाद पर अगर आप देखें तो अल्फा पार्टिकल्स का चार्ज सबसे ज्यादा है जो कि +2 है, फिर बीटा का है जो कि -1 है, और गामा का कोई चार्ज नहीं है, तो ये न्यूट्रल है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशंस में आयनाइजेशन पावर सबसे ज्यादा किसकी है। तो सबसे पहले आयनाइजेशन की बात करते हैं। तो आयनाइजेशन क्या होती है? एटम बिकम्स नेगेटिव और पॉजिटिव बाय गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन। जैसे कि आपके पास इस तस्वीर में ये एक एटम है और सोडियम का एटम है जिसमें ये उसका न्यूक्लियस है और इन सर्कुलर पाथ्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, और इसका जो आखिरी शेल है या ऑर्बिट है इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन आसानी के साथ निकल जाएगा तो आयनाइजेशन पावर, चलें इसको थोड़ा सा यूं कर लेते हैं कि अगर इस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम एनर्जी चाहिए होगी तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, यानी कि आयनाइजेशन पावर भी फिर कम होगी। जबकि अगर ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी इन इलेक्ट्रॉन्स को, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो फिर इसकी आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पावर अभी एक ही बात है, वो फिर ज़्यादा होगी। तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशंस में से आयनाइजेशन पावर किसकी ज़्यादा है, यानी कि कौन सा इनमें से ऐसा पार्टिकल्स है जो सबसे ज्यादा किसी भी मटेरियल के अंदर जो एटम्स होंगे उनको आसानी के साथ आयनाइज कर देगा, यानी कि उनमें से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको निकाल देगा, जिसकी वजह से उन एटम्स के ऊपर चार्जेस आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्जेस या नेट चार्ज आ जाएगा। तो जो अल्फा पार्टिकल्स हैं आपके पास, इनकी जो आयनाइजेशन पावर है वो सबसे ज्यादा है, फिर बीटा की है और फिर गामा की है। तो चलें इसको मैं लिख भी देता हूं। आयनाइजेशन पावर के लिए मैं लिख रहा हूं अभी I.P, और किसकी ज्यादा है? अल्फा की। तो फिर नीचे यहाँ पे मैं अल्फा लिख रहा हूँ जो कि ग्रेटर है, फिर किससे? आयनाइजेशन पावर ऑफ बीटा से, और उसके लिए बीटा के लिए मैं यहाँ पर बीटा का सिंबल लिख रहा हूँ, जबकि फिर उसके बाद आयनाइजेशन पावर आ जाएगी गामा रेडिएशंस की। तो I.P आयनाइजेशन पावर के लिए और गामा। अब क्यों ज्यादा है आयनाइजेशन पावर अल्फा की? वो इस वजह से कि अल्फा पार्टिकल्स के पास अगर आप देखें तो ये इनके पास एक तो +2 चार्ज है, यानी कि ज्यादा चार्ज है बनिस्बतन बीटा और गामा रेडिएशंस के, तो जिसकी वजह से इनके लिए इन एटम्स में से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना या इलेक्ट्रॉन्स को अपनी जानिब खींचना क्या होगा, वो आसान होगा, क्योंकि अल्फा पे पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ये जो नेगेटिव चार्ज होगा ये इसकी तरफ अट्रैक्ट ही होगा ना, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को निकालना अल्फा पार्टिकल के लिए आसान होगा, बीटा के लिए मुश्किल होगा, और गामा के लिए तो है ही नहीं ना, क्योंकि उसकी तो वो चार्ज लेस है या न्यूट्रल है। तो इस वजह से आपके पास जो अल्फा पार्टिकल्स हैं उनकी आयनाइजेशन पावर सबसे ज्यादा है, क्योंकि उनके ऊपर नेट पॉजिटिव चार्ज है और वो भी +2 का। तो वो ज्यादा जल्दी जो अल्फा पार्टिकल्स है ना ये किसी एटम को आयनाइज कर देंगे, इस वजह से इनके लिए इनकी जो आयनाइजेशन पावर है फिर वो ज्यादा है। अब हम आगे बात करते हैं पेनिट्रेशन पावर की। तो पेनिट्रेशन पावर हम कहते हैं एबिलिटी ऑफ द रेडिएशन टू पेनिट्रेट बॉडी, यानी कि जो आपने अभी अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशंस देखी, इनमें से कौन सी जो रेडिएशन है वो ज्यादा पेनिट्रेट करेगी, ये यानी ज्यादा अंदर जा सकेगी किसी मटेरियल के, इसी को हम कहते हैं पेनिट्रेशन पावर। बिल्कुल उसी तरह जैसे गोली आपके पेट से गुजरती है। तो उस पेनिट्रेशन पावर को आप यहां पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। ये अल्फा रेडिएशन है, ये बीटा है और ये गामा है, और उसके सामने आपने 4 मटेरियल रखे हैं। एक पेपर है जो आम कागज है, एक प्लास्टिक है जैसे कि, जबकि ये आपके पास एक स्टील है, और ये जो उससे अगला मटेरियल पड़ा हुआ है ये लेड का है। अब अगर आप गौर से देखें तो जो अल्फा रेडिएशन है वो एक पेपर से तो गुजर पा रही है, लेकिन वो प्लास्टिक, स्टील और लेड की शीट से नहीं गुजर पा रही। जबकि ये जो बीटा रेडिएशंस हैं ये पेपर से भी गुजर गई हैं, यहाँ पर ये टिश्यू एक पड़ा हुआ है उससे भी गुजर गई हैं, ठीक है, उसके साथ साथ स्टील से तो नहीं गुजर पाई, जबकि लेड से भी नहीं गुजर पाई। जबकि इसके बरक्स गामा रेडिएशंस को अगर आप देखें तो ये पेपर से भी पास कर पा रही हैं, इस हाथ से भी पास कर पा रही हैं, स्टील से भी गुजर पा रही हैं, लेकिन लेड से नहीं गुजर पा रही। तो बज़ाहिर तो यही नजर आता है कि आपके पास ये जो गामा रेडिएशंस हैं इनकी जो पेनिट्रेशन पावर है, यानी कि किसी मटेरियल के अंदर दाखिल होने की जो सलाहियत है या उसमें से गुजर जाने की जो सलाहियत है वो ज्यादा है बीटा और अल्फा की बनिस्बतन। तो फिर मैं यूं कह सकता हूं पेनिट्रेशन पावर ऑफ गामा इज ग्रेटर देन पेनिट्रेशन पावर ऑफ बीटा, और फिर वो भी ज्यादा है किससे? पेनिट्रेशन पावर ऑफ अल्फा से। अब सवाल ये है कि ज्यादा क्यों है पेनिट्रेशन पावर गामा की? वो इस वजह से क्योंकि जो गामा रेडिएशंस हैं उनका भी आपने देखा था कि इनका जो चार्ज है ना वो 0 है, यानी कि ये न्यूट्रल है,
जबकि बीटा का -1 है और अल्फा का +2 है। तो न्यूट्रल होने की वजह से ये जो मटेरियल के एटम्स होंगे ना, पेपर के हो जाएं, हाथ के हो जाएं, स्टील के या लेड के, ये इसको इतनी रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेंगे, तो ये आसानी से जो है ना वो पार चली जाएगी। लेकिन चूंकि अल्फा पे +2 चार्ज होने की वजह से, इसके जो +2 चार्ज होने की वजह से इन मटेरियल्स के जो एटम्स होंगे वो इसके साथ इंटरेक्ट करेंगे, तो वो रुकावट पैदा करेंगे, जिसकी वजह से अल्फा रेडिएशन के लिए पार करना या गुजर जाना मुश्किल हो जाएगा प्लास्टिक और स्टील या फिर लेड से। इस वजह से आपके पास जो पेनिट्रेशन पावर है वो गामा की ज़्यादा है, बीटा की फिर कम है और अल्फा की सबसे ही कम है। और दूसरी वजह यह भी है कि आपके पास जो गामा रेडिएशंस हैं इनका कोई मैस नहीं होता, जबकि अल्फा और बीटा का मैस भी होता है। तो आज हमने पेनिट्रेशन पावर और आयनाइजेशन पावर के बारे में जाना, अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशंस की। आने वाले लेक्चर के अंदर हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये कैसे बिहेव करती हैं रेडिएशंस अल्फा, बीटा और गामा, इसको डिस्कस करेंगे। तो आज हमने नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिएशंस के बारे में स्टडी किया।